दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सिल्विया ने आगे कहा, लेकिन आपने अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा और चर्चा में बने रहने के लिए नकली सामान खरीदा जो हमारे परिवार की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है। वर्मा परिवार को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। चूंकि हम अपने परिवार की सभी 8 शाखाओं को एकजुट करने जा रहे हैं, इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आपकी एक शाखा को छोड़ भी दें। अंततः सिल्विया ने यह मामला उठाया और नंदिनी को सीधे तौर पर फटकार लगाई। उसका चेहरा पीला पड़कर भयावह सफेद हो गया और वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। निखिल ने भी खुद को कोने में दुबका लिया। अपनी बहन के लिए बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लीला के लिए उसकी हमेशा की आक्रामकता भी हवा में गायब हो गई थी। नंदिनी खुद को अकेला और असहाय महसूस करने से नहीं रोक सकी। जल्द ही उसके मन में नाराजगी घर कर गई। उसे अचानक हर्षित के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष महसूस हुआ। यदि वे अलग नहीं हुए होते तो वह वर्मा परिवार से सहायता कभी स्वीकार नहीं करती। वह बस इतना चाहती थी कि वह अधिक पैसा कमाए ताकि उन्हें पैसों को लेकर झगड़ा न करना पड़े। मुझे ये सब अपमान क्यों सहना पड़ रहा है? यह सब हर्षित की वजह से है। उन दुखी 6 लाख लोगों की वजह से मुझे उनका अपमान, उनका मजाक सहना पड़ रहा है। कोनर ने कुछ भी नहीं कहा, बस नंदिनी को घूरता रहा। वर्मा परिवार की सभी शाखाओं को एक करने के लिए उन्हें किसी भी नेगेटिव न्यूज में शामिल होने से बचना था। अगर नंदिनी की प्रॉपर्टी नकली निकली तो भविष्य में यूनिटी के दौरान ऐसी कमी की निश्चित रूप से जांच की जाएगी और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। तब तक यह घातक हो जाएगा। सिल्विया ने नंदिनी पर अपनी खतरनाक नजर बनाए रखी। तुम्हारे पास अपने बारे में क्या कहने को है? उसकी आवाज में स्पष्ट निर्णय का भाव था। नंदिनी ने बिना झुके अपना सिर उठाया और खंडन किया। मेरी राय में कपड़े सिर्फ कपड़े हैं और हार भी बस यही है। जब तक मुझे वे पसंद हैं तब तक सब ठीक है। जहां तक उनकी प्रामाणिकता की बात है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही डेक्स्टर की आंखों में प्रशंसा की चमक उभर आई। वर्मा परिवार बिजनेस के मामले में हमेशा से साहसी, सहनशील और डाइवर्सिटी अपनाने वाला रहा है। जो भी हो, नंदिनी की बिजनेस प्रोजेक्ट्स का वर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं था। उनकी सभी प्रोजेक्ट्स में पेमेंट की गति स्लो थी, प्रॉफिट साइकिल लंबा था और वर्कलोड भी कम था। इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रोजेक्ट्स छोटे और मीडियम साइज एंटरप्राइज के लिए फायदेमंद होंगी, लेकिन वर्मा परिवार जैसे बड़े एम्पायर के लिए ये पूरी तरह से बेकार थीं। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि उसने हमें बताया कि पोलर्टन में लैंड अक्वायर किया जाएगा, जबकि वह अपने सपोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट, न्यूज या अंदरूनी मैसेज नहीं दे सकी। उसने जो कहा वह सदी का सबसे बड़ा मजाक था, सिल्विया ने कहा। उसकी बातें सुनकर सभी लोग अवाक रह गए और फिर उनमें गर्मागर्म बहस छिड़ गई। क्या वह मजाक कर रही है या क्या? पोलर्टन में लैंड सुधार किया जाएगा? रॉड्रिक ने व्यंग्य किया। कौन हिम्मत करता है कि क्लास 1 कंजर्वेशन एरिया में लैंड सुधार की प्लानिंग करे? कौन हिम्मत करता है कि पोलर्टन में क्लास 1 कंजर्वेशन एरिया को क्लास 4 कंजर्वेशन एरिया में बदला जाए? डेक्स्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। निगेल की कजिन सामंथा ने अपने होठों को दबाते हुए पूछा, क्या वह पागल है? निगेल ने बीच में कहा, अदिति, प्लीज क्लास 1 कंजर्वेशन एरिया को क्लास 4 में बदलने के लिए जरूरी क्राइटेरिया के बारे में बताओ। अदिति ने सिर हिलाया और क्लियरली एक्सप्लेन किया। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्लास 1 से क्लास 3 कंजर्वेशन एरिया में लैंड सुधार की परमिशन नहीं है। पोलर्टन एस्टेट्स के आसपास का एरिया क्लास 1 कंजर्वेशन एरिया है। अगर कोई उस एरिया में लैंड फील करना चाहता है तो उसे पहले उस एरिया को क्लास 4 कंजर्वेशन एरिया में बदलना होगा। एरिया को कम करने के लिए किसी को उनकी परमिशन लेने के लिए नेशन यूनियन को रिपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही नेशन यूनियन उस एरिया में फील्ड विजिट के लिए एक प्रोफेशनल टीम का गठन करेगा। फिर 6 महीने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ग्लोबल पब्लिक अनाउंसमेंट पोस्ट की जाएगी। इस पीरियड के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसे अप्रूवल के लिए डोमेस्टिक डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। शिकायतें। फिर मामला 50 फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स के पास वोटिंग के लिए आगे बढ़ेगा।
उसके बाद इसे चिलियाड एवियन को भेजा जाएगा। मैंने ऑनलाइन चेक किया है। करंटली लैंड रिक्लेमेशन के बारे में सिर्फ एक अनाउंसमेंट है और यह डरबाइन में है, पोलर्टन एस्टेट्स में नहीं। अदिति की बातें सुनकर नंदनी को अचानक होश आ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बहुत सक्षम है। मुझे प्रोसेस के बारे में डिटेल नहीं पता और न ही इंटरनेशनल ऑफिशियल वेबसाइट के एग्जिस्टेंस के बारे में। मैं कैसे जीत सकती हूं? क्या मैंने गलत अनुमान लगाया है? निगेल ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदनी, आपने गलत कैलकुलेशन की है। हमारा अप्रोच और टारगेट आपसे अलग है। यही कारण है कि मेजर फैमिलीज इतने सालों तक अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रख पाई हैं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी हमारे ग्रुप में शामिल होने की कोशिश में बिता देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आपको यह भी नहीं पता कि कंजर्वेशन एरिया क्या होता है, अप्रूवल की प्रोसेस क्या होती है और पब्लिक अनाउंसमेंट पोस्ट करने की प्रोसेस क्या होती है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग ऑन करने की भी परमिशन नहीं है। भले ही आपको लैंड रिक्लेमेशन के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हों, लेकिन आप कैसे पता लगा सकती हैं कि वे वैलिड हैं या नहीं? नंदनी अवाक रह गई। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह उसके लिए बहुत बड़ा शॉक था। वह ललित, लीला और निखिल की ओर देखकर उनसे हेल्प मांगने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि उसे यह देखकर बहुत निराशा हुई कि तीनों डर के मारे सिर झुकाए एक कोने में दुबके हुए थे। ठीक है, अब मैं समझ गई। नंदनी ने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स निकालने से पहले सिर हिलाया। उसने उस बॉक्स को अपने हाथों में कस कर पकड़ लिया और कॉर्नर के पास चली गई। वैसे भी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, दादाजी कॉर्नर। बॉक्स के अंदर स्पेशल मिनरल्स से बना एक कप था। इसमें कई ऐसे एलिमेंट्स थे जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर हेल्थ के लिए अच्छे थे। सिल्विया ने अपना स्टिक उठाया और कप को तोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बकवास देने की? कप तुरंत जमीन पर गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया, ठीक नंदनी के दिल की तरह। डेक्स्टर के चेहरे पर एक शिकन आ गई, क्योंकि उसे लगा कि सिल्विया हद से आगे बढ़ रही है। दादी, बस इतना ही काफी है। सिल्विया मुड़ी और एक्सप्रेशनलेस फेस से डेक्स्टर को घूरने लगी। क्या तुम उसके लिए खड़े होगे? डेक्स्टर ने सीधे जवाब दिया। उसने गलत अनुमान लगाया, बस इतना ही। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। सिल्विया ने कहा, वह नकली प्रोडक्ट्स पहनती है और यह वर्मा फैमिली के नाम को खतरे में डालने के लिए काफी है। क्या वह गलत नहीं है? डेक्स्टर काफी चिढ़ गया। किसने कहा कि उसने नकली प्रोडक्ट्स पहने हैं? सिल्विया ने नंदनी को उपहास भरी नजर से देखा। क्या उसने नकली प्रोडक्ट्स नहीं पहने हैं? इटर्नल लव और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम फेमस शानदार आइटम्स हैं, जिन्हें फेमस डिजाइनर अविराज ने डिजाइन किया है। दोनों प्रोडक्ट्स की कीमत 20 मिलियन से ज्यादा है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि उसने असली प्रोडक्ट्स पहने हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगी? फिर उसने वहां मौजूद अन्य लोगों को घूर कर देखा। क्या आप सभी इस पर विश्वास करते हैं? उन्होंने जवाब में अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि उन्हें भी डाउट था। आखिरकार ये प्रोडक्ट्स ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें आसानी से खरीदा जा सकता था, चाहे कितना भी पैसा हो। कई रॉयल फैमिलीज ने इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम की पेशकश की थी, लेकिन अविराज ने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया। डेक्स्टर ने क्राउड को देखा और कहा, थॉमस, प्लीज उन्हें समझाओ। थॉमस, जो इस मौके का इंतजार कर रहे थे, ने कॉन्फिडेंटली समझाने से पहले अपना गला साफ किया। सुश्री वर्मा द्वारा पहना गया हार और ड्रेस ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। वे सच में मेरे टीचर अविराज की शानदार क्रिएशंस हैं। उनके शब्दों से क्राउड दंग रह गया। नंदनी भी उनकी बातों से शॉक हो गई। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। तुरंत वह निगेल की ओर देखने लगी। इस बीच निगेल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और नंदनी की ओर देखते हुए सोचने लगा। वह बूढ़ा आदमी थॉमस फोर्बिस है। हालांकि वह अविराज जितना फेमस नहीं है, फिर भी वह दुनिया के सबसे फेमस डिजाइनर्स में से एक है। वह वर्ल्ड वाइड टॉप फैशन ब्रांड्स और रॉयल फैमिलीज के लिए अपने डिजाइन्स के लिए जाना जाता है, इसलिए वह सच कह रहा है। माहौल अचानक अजीब हो गया जब सभी लोग नंदनी को क्यूरियसली देखने लगे। उसके जैसा कोई भी इंसान कभी भी ऐसे प्रेस्टिजियस कपड़े नहीं खरीद सकता। तो फिर ये उसे किसने दिए? सिल्विया ने अपनी सांस रोक ली और नाक सिकोड़ते हुए बोली, हम तुम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? डेक्स्टर ने अपने होंठ भींच लिए।
और कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह अनफेयर बात कर रही है। हालांकि अगले ही पल अदिति की बातों से सभी दंग रह गए। सुश्री वर्मा द्वारा पहना गया हार कोरलियोन के साथ बनाया गया असली इटर्नल लव है, और नीली ड्रेस वास्तव में ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। मैंने इस ड्रेस को एक बार देखा था जब इसे पहली बार प्रदर्शित किया गया था। यह पूरी तरह से सिल्क से बनी है, अदिति ने कहा। सिल्विया सहित कोई भी उसके स्टेटमेंट पर बहस नहीं करेगा। हर कोई शौक में वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर की खामोशी के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हे भगवान, ये इम्पॉसिबल है। उनकी टोटल कीमत 20 मिलियन से भी ज्यादा है। यह कैसे हो सकता है? ये इतने अमूल्य हैं कि इन्हें पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। उसे ये कैसे मिले? चर्चा करते समय सभी की निगाहें नंदनी पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी असलियत जानना चाहते हों। अदिति ने क्राउड को और चौंकाते हुए कहा, मैंने इटर्नल लव के लिए बोली लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मिस वर्मा के हाथों में जाएगा। मैं पूरी तरह से हैरान हूं। ये कहते हुए वह मुस्कुराई। दोस्ताना और सौम्य दिख रही थी, लेकिन उसकी ठंडी निगाहें उसके चेहरे की फेक स्माइल को एक्सपोज कर रही थीं। नंदनी उस समय पूरी तरह से शॉक में थी। 20 मिलियन? क्या ये असली हैं? लेकिन निगेल ही वो इंसान था जिसने मुझे ये दिए थे। यह सोचते हुए उसने निगेल की ओर देखा और पाया कि उसके चेहरे पर भी हैरानी का एक्सप्रेशन था। सिल्विया का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। अगर थॉमस और डेक्स्टर भी यह कंफर्म कर दें कि ड्रेस और हार असली है, तब भी वह इस पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन जिसने ये गवाही दी वह अदिति थी। अदिति एक बेहद लॉजिकल और प्रैक्टिकल महिला थी, जो अपने फायदे को हर चीज से ऊपर रखती थी। ललित, लीला और निखिल दंग रह गए। निखिल की आंखों में तो एक्साइटमेंट थी जब उसने अपनी बहन की ओर देखा। उसके कपड़ों की कीमत 20 मिलियन से ज्यादा है, जो एक लिमिटेड एडिशन वाली स्पोर्ट्स कार के बराबर है। अगर मैं ड्रेस और नेकलेस बेच दूं तो मैं लैम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयस खरीद सकता हूं। तुमने इन्हें कहां से खरीदा? सिल्विया ने नंदनी को ठंडी नजरों से देखा और फिर जोर देकर पूछा, क्या तुमने इन्हें वर्मा फैमिली के पैसे से खरीदा है? नंदनी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। किसी ने मुझे ये गिफ्ट किए हैं। मैंने कभी भी वर्मा फैमिली के पैसे अपने फायदे के लिए खर्च नहीं किए। आप अकाउंट रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। आखिर 20 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी। अकाउंट से पता लगाना मुश्किल नहीं था कि नंदनी ने वाकई हार और ड्रेस पर इतनी रकम खर्च की है या नहीं। यह तुम्हें किसने दिया? निगेल ने अचानक पूछा। अदिति ने निगेल की ओर एक नजर डाली और समझ गई कि वह सही माइंडसेट में नहीं है। हालांकि उसने कुछ और सवाल नहीं किया। नंदनी ने कुछ कहे बिना अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर डेक्स्टर अपनी आंखों में चमक के साथ सिल्विया को घूर रहा था। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि सिल्विया अब क्या कहेगी। कॉनर हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कई महिला गेस्ट्स नंदनी की ड्रेस और नेकलेस को जलन भरी नजरों से देख रही थीं, जिससे नंदनी को असहज महसूस हो रहा था। वह उस मिस्ट्री मैन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि उसकी असल पहचान क्या है। चुप रहो। सिल्विया इतनी परेशान थी कि उसने अपनी छड़ी जमीन पर दे मारी, जिससे एक तेज आवाज आई। सभी लोग शांत हो गए और कोई कुछ नहीं बोला। सिल्विया ने कहा, ठीक है, भले ही उसने जो पहना है वह असली हो, लेकिन वह दावा करती है कि पोलर्टन लैंड रिक्लेमेशन से गुजरेगा, बिना किसी प्रूफ के जो उसकी थ्योरी को सपोर्ट करे। बिजनेस को लेकर उसकी समझ और अप्रोच वर्मा फैमिली में रहने के लिए काफी नहीं है। उस पल डेक्स्टर भी शांत हो गया। यह सच था। आपके पास पब्लिक अनाउंसमेंट वेबसाइट तक एक्सेस भी नहीं है, और आप क्लेम कर रहे हैं कि पोलर्टन लैंड रिक्लेमेशन से गुजरेगा। लैंड रिक्लेमेशन के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट 70 साल पहले हुआ था। फिर भी कई देशों ने इसे अपनाया ही नहीं। 70 सालों में वर्ल्ड वाइड 10 प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। यह क्लियरली एक जोक है। लोग हमारा मजाक बनाएंगे और कहेंगे कि हमें अपना बिजनेस करना नहीं आता। वे हमारा मजाक उड़ाएंगे। सिल्विया की आवाज भारी थी। नंदनी ने अपने होंठ काटे और कुछ नहीं कहा। निखिल, ललित और लीला ने सिर झुका लिया और फिर से कोने में छिप गए। सिल्विया ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है,
अब इस बकवास पर बात नहीं करेंगे। मैं अब दो बातें कहूंगी। सबसे पहले, हम नंदनी द्वारा कॉनर को दिया गया बर्थडे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गेस्ट्स ने यह सोचकर अपना सिर झुका लिया कि सिल्विया की हरकतें कुछ ज्यादा ही थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिफ्ट की कीमत कितनी है। इसे रिजेक्ट करना बहुत क्रूर है। आम लोग भी इस तरह से रिलेशन नहीं तोड़ते। लेकिन सिल्विया, जो टेहेवन में वर्मा फैमिली की हेड है, उसने नंदनी के गिफ्ट को नष्ट कर दिया। यह एक क्रूर काम है। वह वर्मा फैमिली की इज्जत और कुलीनता के शिष्टाचार को बनाए रखने का दावा करती है, लेकिन उसके एक्शंस बिल्कुल उल्टे हैं। फिर भी सबने अपने विचार अपने तक सीमित रखे और शांत बैठे रहे। कोई भी नंदनी के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं था। नंदनी का चेहरा पीला पड़ गया था। वह सुस्त महसूस कर रही थी और कुछ कदम पीछे हटकर इस जगह से निकलने की तैयारी कर रही थी। वह पूरी तरह से इंसल्टेड महसूस कर रही थी। लेकिन सिल्विया ने बात जारी रखी। उसने कहा, इसके अलावा मैं आज ये अनाउंस करती हूं कि नंदनी की वजह से पोलर्टन में वर्मा फैमिली की 8वीं ब्रांच को बाहर निकाल दिया जाएगा। 8वीं ब्रांच का हिस्सा बनने वाले सभी लोग हमारी फैमिली से हटा दिए जाएंगे। पोलर्टन में उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वह टेहेवन में वर्मा फैमिली को ट्रांसफर कर दी जाएगी। नंदनी और उसका परिवार अभी जागीर छोड़ देगा। वह नंदनी और उसके परिवार को जागीर से बाहर निकाल रही थी। यह सबसे बड़ा इंसल्ट है। टेहेवन में वर्मा फैमिली 1 सदी से भी ज्यादा समय से इस हवेली में रह रही थी। इससे पहले कभी किसी को इस हवेली से बाहर नहीं निकाला गया था। नंदनी ने सिर झुका लिया और शांत रही। वह अंदर से बहुत दुखी थी। सबने उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक तुच्छ आवारा कुत्ता है। नंदनी ने कहा, चलो चलते हैं। ललित, लीला और निखिल चुपचाप पीछे हट गए और नंदनी के पीछे पीछे बाहर निकल गए। वे पूरी तरह से कायर लग रहे थे। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, नंदनी अचानक पीछे मुड़ी और बोली, क्या होगा अगर मैं सही थी? क्या होगा अगर लैंड रिफॉर्म प्रोजेक्ट सच में हो? उसे अपने अंदाजे पर भरोसा था, चाहे वह इसे किसी भी एंगल से देखे। साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट 5,30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। यह सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कैसे बन सकता है? जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। सब लोग जोर से हंसने लगे। निगेल की कजिन सबसे ज्यादा जोर से हंस रही थी और खुशी के मारे कांप रही थी। यहां तक कि निगेल भी मुस्कुरा रहा था और सिर हिला रहा था। यह सबसे बड़ा जोक है जो मैंने सुना है। तुम कब हार मानोगी? सिल्विया का चेहरा उपहास से भरा हुआ था। मैं तुमसे वादा करती हूं कि अगर पोलर्टन 3 साल में जमीन वापस ले लेता है तो मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगी। अभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। इसका मतलब यह था कि अगर रिफॉर्म होता भी है तो यह सारे प्रोसेस पूरे होने के बाद कम से कम 3 साल बाद होगा। सिल्विया जानती थी कि वह किसी भी तरह जीत जाएगी। नंदनी ने कुछ नहीं कहा। वह दरवाजे की ओर मुड़ी, लेकिन वह अचानक अपने रास्ते पर रुक गई। वह आदमी किंग्सले, जिसने उसे ड्रेस और नेकलेस गिफ्ट किया था, आ चुका था। सबकी निगाहें किंग्सले पर टिकी थीं। निगेल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। किंग्सले ने अपने कपड़े बदल लिए थे और नेवी ब्लू सूट पहन रखा था। वह हैंडसम और शांत दिख रहा था। उसका कद लंबा और स्लिम था। उसका रवैया उसे दुर्गम और डरावना बना रहा था। निगेल को शौक इसलिए हुआ क्योंकि उसने किंग्सले के सूट पर एज्योर वाइवर्न का पैटर्न देखा था। इसके अलावा उसने अपनी छाती पर एक मेडल पहना हुआ था जो वाइवर्न के शेप का था। निगेल ने इसे होराइजन ग्रुप का सिंबल माना। सिल्विया के चेहरे पर शांत भाव की जगह पूरी तरह से शौक ने ले ली। किंग्सले ने ठंडे अंदाज में कहा, मैं होराइजन ग्रुप से किंग्सले हूं। उसकी आंखों में खतरनाक नजरें थीं। हर्षित ने उसे वार्न किया था कि वह नंदनी को जरा भी शिकायत का मौका न दे, लेकिन नंदनी बहुत अपमानित महसूस कर रही थी और वह सिर्फ एक छोटी सी बात निपटाने के लिए वहां से चला गया था। अगर लॉर्ड चतुर्वेदी को पता चल गया कि क्या हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। कॉनर को उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं हुई। वह तुरंत अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो गया। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया। जनरल फेल्टन, आप यहां क्यों आए हैं? सिल्विया के चेहरे पर टेंशन थी। वह चुपचाप एक तरफ खड़ी थी और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। निगेल ने सीधे किंग्सले को घूरा। वह सिर्फ 20 साल का है
और फिर भी होराइजन ग्रुप का एक बड़ा प्रभारी है। बाकी सब भी शौक में किंग्सले को घूरने लगे। तो क्या वह होराइजन ग्रुप के महान किंग्सले फेल्टन हैं? नंदनी ने भी होराइजन ग्रुप के बारे में सुना था। यह एक टॉप इंटरनेशनल ग्रुप था जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता था। इसके अलावा अफवाहों में कहा गया था कि होराइजन ग्रुप का लीडर, जिसे लॉर्ड चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता था, क्वाडफील्ड से था। रूम में सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई डर गया था। किंग्सले ने वर्मा फैमिली को ग्रीट करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने कॉनर की तरफ देखा और कहा, मैं लॉर्ड चतुर्वेदी के ऑर्डर पर वर्मा फैमिली को एक इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में इन्फॉर्म करने आया हूं। कॉनर के हाथ एक्साइटमेंट से कांपने लगे। लॉर्ड चतुर्वेदी का ध्यान आकर्षित करना हमारे लिए ऑनर की बात है। प्लीज हमें बताइए, कॉनर ने खुशी से जवाब दिया। किंग्सले ने क्लियर किया, पोलर्टन समुद्री क्षेत्र के 30 वर्ग किलोमीटर इलाके को जल्द ही पुनः प्राप्त किया जाएगा। हम वर्मा फैमिली को एडवाइस करते हैं कि वे ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए कोई चाल ना चलें। सब लोग हैरान रह गए और अविश्वास से नंदनी की ओर देखने लगे। नंदनी की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या हो रहा है? वह सच में सही थी। निगेल का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका गला सूखने लगा। क्या यह सच में हो रहा है? यह कैसे हो सकता है? सिल्विया का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। अदिति ने कहा, मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। किंग्सले ने उन दोनों को घृणा से देखा। क्या आपको लगता है कि आपको यह जानने का हक है कि लॉर्ड चतुर्वेदी क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं? अदिति कांप उठी और आखिरकार उसे समझ आ गया। वह सही कह रहा है। मैं कैसे भूल सकता हूं कि शहर पर होराइजन ग्रुप का कितना असर है? मैं इस बात को कैसे इग्नोर कर सकता हूं कि लॉर्ड चतुर्वेदी एक देवता की तरह हैं? किंग्सले ने उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसने सिर्फ 2 उंगलियों से कागज का एक टुकड़ा निकाला और आदित्य की ओर फेंक दिया। यह पेपर एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी थी। इस पर 20 से 30 लोगों की सील और सिग्नेचर लगे हुए थे। डॉक्यूमेंट के ऊपर एक सीरियल नंबर भी लिखा था। मुझे एक कंप्यूटर लाओ, अदिति ने ऑर्डर दिया। जल्द ही एक वेटर ने अदिति को एक लैपटॉप पकड़ा दिया। फिर उसने ग्लोबल पब्लिक अनाउंसमेंट वेबसाइट पर लॉग इन किया और सीरियल नंबर डाला। कुछ ही सेकंड्स में वह दंग रह गई। पहले जब उसने पोलर्टन एस्टेट्स के बारे में सर्च की थी तो कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन अब पूरा वेब पेज भूमि पुनर्ग्रहण की घोषणा से भरा हुआ था। वेब पेज पर यह भी लिखा था कि प्रचार अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है। इसका मतलब यह था कि उसके लेवल के किसी व्यक्ति को भूमि पुनर्ग्रहण प्रक्रिया में हिस्सा लेने का हक ही नहीं है। हार न मानते हुए अदिति ने एक और वेबसाइट खोली और एक बार फिर से सीरियल नंबर डाला। इस बार उसने अप्रूवल सर्च वेबसाइट पर लॉग इन किया। इससे वही रिजल्ट मिला जो फोटोकॉपी किए गए डॉक्यूमेंट से मिला था, यानी कि फोटोकॉपी किया गया डॉक्यूमेंट असली था। अदिति को झटका लगा। उसने अनजाने में अपना सिर उठाया और किंग्सले को देखने लगी। क्या आपको वह मिल गया जिसकी तलाश थी? यह डॉक्यूमेंट पोलर्टन एस्टेट्स में भूमि पुनर्ग्रहण के लिए अप्रूवल है। यह साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट के ठीक पीछे स्थित है, किंग्सले ने बताया। तो क्या यह पेपर लैंड रिफॉर्म के लिए अप्रूवल का प्रूफ है? अदिति अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या होराइजन ग्रुप के पास इतनी ताकत है? उन्होंने नेशनल यूनियन को एक क्लास 1 प्रोटेक्शन एरिया को क्लास 4 में बदलने के लिए कैसे मना लिया? क्या लॉर्ड चतुर्वेदी की ताकत इतनी ज्यादा है? हिस्ट्री में यह सिर्फ तीसरी बार है जब नेशनल यूनियन ने किसी प्रोटेक्शन जोन को डाउनग्रेड किया है। क्या मैं सही हूं? मैंने सुना है कि लॉर्ड चतुर्वेदी की उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया चर्चाओं से भर गया। इस शॉकिंग न्यूज ने सबको हैरान कर दिया। कॉनर ने तब खुशी से पूछा, क्या लॉर्ड चतुर्वेदी यहां हैं? किंग्सले ने घमंड से जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि टेहेवन के वर्मा परिवार का कोई भी इंसान लॉर्ड चतुर्वेदी से पर्सनली मिलने के लिए काबिल है? उसके जवाब से निगेल और सिल्विया दोनों नाराज हुए, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार किंग्सले सच कह रहा था। वर्मा फैमिली सच में हर्षित जैसे किसी इंसान से पर्सनल मीटिंग डिमांड करने के लिए अयोग्य थी। जनरल फेल्टन, प्लीज लॉर्ड चतुर्वेदी को बताएं कि वर्मा फैमिली पोलर्टन एस्टेट्स के लैंड रिफॉर्म में उनकी हेल्प करेगी।
हम प्रोजेक्ट में उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे, ये हमारा वादा है। हमारे परिवार के पास पोलर्टन में एक स्टील स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट और एक अर्थवर्क डिपार्टमेंट है। ऐसी सिचुएशन में अगर लॉर्ड चतुर्वेदी को मदद की जरूरत होगी तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे, कॉनर ने कहा। किंग्सले ने सिर हिलाया और फिर सिल्विया की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम बूढ़ी औरत, मैंने सुना है तुमने अभी क्या कहा। मैं चाहता हूं कि तुम उससे माफी मांगो। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सबकी नजरें तुरंत नंदनी पर टिक गईं। क्या किंग्सले ने सिल्विया को नंदनी से माफी मांगने के लिए कहा? एक मिनट रुको, क्या नंदनी और किंग्सले एक दूसरे को जानते हैं? क्या वह पूरे होराइजन ग्रुप को भी जानती है? अगर वह होराइजन ग्रुप को जानती है तो यह समझ में आता है कि वह इटर्नल लव और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम जैसे ब्रांड्स पहन सकती है, लेकिन फिर भी उसके जैसी एक सिंपल लड़की होराइजन ग्रुप से कैसे कनेक्टेड हो सकती है? सिल्विया का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने किंग्सले को घूरते हुए पूछा, मैं उससे माफी क्यों मांगूं? किंग्सले ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुमने अपना वादा किया है, अब तुम कैसे पलट सकती हो? सिल्विया ने शपथ ली थी कि अगर पोलर्टन में लैंड रिफॉर्म 3 साल के अंदर हो गया तो वह नंदनी से माफी मांगेगी, लेकिन उसने ऐसा सिर्फ दिखावे के लिए कहा था। उसने न तो कभी लैंड रिफॉर्म की उम्मीद की थी और न ही यह सोचा था कि लॉर्ड चतुर्वेदी के ओनरशिप वाला होराइजन ग्रुप इसमें शामिल होगा। क्या नंदनी का आप सबसे कोई रिश्ता है? सिल्विया ने पूछा। यह सवाल सुनकर कॉनर का दिल बैठ गया और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हे भगवान, बूढ़ी औरत, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? वह लॉर्ड चतुर्वेदी के 4 सबसे बड़े डिवाइन जनरलों में से एक है। हमारे सामने जो खड़ा है वह किंग्सले फेल्टन है, जिसे वाइवर्न किंग के नाम से भी जाना जाता है। बाकी 3 जनरलों में डेरेक मूर, फीनिक्स किंग, ग्लोवर नकोसी, मैंटिकोर किंग और सैमी सुलिवन, चेलोनियन किंग हैं। सिल्विया का सवाल सुनकर किंग्सले का चेहरा खतरनाक हो गया। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमारी रिलेटिव है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे पिछले स्टेटमेंट से यह साबित होता है कि तुमने लॉर्ड चतुर्वेदी की काबिलियत पर सवाल उठाया है। हालांकि ये बात अजीब लग रही थी, लेकिन सच में उस वक्त सिल्विया हर्षित की काबिलियत को कम आंक रही थी। नंदनी कंफ्यूज थी। होराइजन ग्रुप मेरे लिए क्यों खड़ा होगा? क्या यह सच में इसलिए है क्योंकि सिल्विया ने लॉर्ड चतुर्वेदी की काबिलियत पर सवाल उठाया था? तो क्या मैं येगर फैमिली से हूं? सिल्विया चिल्लाई। तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है, ऑर्डर देने का कोई हक नहीं। उसकी बात सुनकर भीड़ सहम गई, खास तौर पर अदिति। उसे किसी बुरे नतीजे का अंदेशा हो गया था। सच कहूं तो भले ही येगर फैमिली पावरफुल थी, लेकिन हर्षित उन्हें चुटकियों में हरा सकता था। चिलियाड एवियन को छोड़कर सिर्फ 5 या उससे कम बड़े पावर हाउस ही लॉर्ड चतुर्वेदी का सामना कर सकते थे। किंग्सले के आसपास का माहौल अचानक बदल गया। उसने एक खतरनाक ठंडक फैला दी, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवा का झोंका सबके रगों में दौड़ गया हो। येगर फैमिली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी उससे माफी मांगो। अगर आज कोई भगवान भी यहां आ जाए तो भी वह मुझे माफी मांगने से नहीं रोक सकता। किंग्सले ने धीरे धीरे सिल्विया की तरफ कदम बढ़ाया। उसके नेवी ब्लू सूट पर बना वाइवर्न का लोगो चमक रहा था। वह ग्रिफिन जैसा डिजाइन डरावना और पावरफुल लग रहा था। वाइवर्न किंग, प्लीज शांत हो जाइए। अदिति तुरंत खड़ी हुई और किंग्सले को रोकने की कोशिश की, लेकिन किंग्सले ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वह सिल्विया को ठंडी नजरों से घूरता रहा और उसकी तरफ बढ़ता गया। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। जब तक तुम लॉर्ड चतुर्वेदी की गर्लफ्रेंड का अपमान करोगे और उसकी काबिलियत पर सवाल उठाओगे, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। किंग्सले एक बेदर्द और ठंडे दिल का इंसान था, लेकिन वह हर्षित के लिए पूरी तरह से लॉयल था। जैसे ही निगेल ने सिचुएशन को बिगड़ते देखा, उसने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपने पैर पर दबाव डाला, जिससे उसके नीचे की जमीन पर जाल जैसी दरारें पड़ गईं। वह कुछ ही सेकंड में तेज रफ्तार से छलांग लगाकर सिल्विया के सामने खड़ा हो गया। मैं तुम्हें उसे छूने की चुनौती देता हूं। किंग्सले ने नाइजेल को सिर्फ तिरस्कार भरी नजरों से देखा। नाइजेल की धमकी का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। फिर किंग्सले ने एक मुक्का मारा।
नाइजेल ने मुक्के का जवाब अपनी मुट्ठी से दिया। उनके मुक्के हवा में टकराए। जोरदार धमाके के बाद नाइजेल तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और एक मेज के ऊपर गिर पड़ा। अचानक पूरे माहौल में अराजकता फैल गई। नाइजेल ने अपने मुंह में ताजा खून थूकते हुए उठने की कोशिश की। फिर उसने किंग्सले को गुस्से और डर से घूरा, लेकिन उसके अंदर डर ने उसे जकड़ लिया था। क्या यही है वाइवर्न किंग की असली ताकत? लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन नाइजेल को किंग्सले की पावरफुल और खौफनाक ताकत का एहसास हो चुका था, जो उसे एक बड़ी लहर की तरह कुचल रही थी। इससे उसे यह भी समझ आया कि उसके और हर्षित के बीच कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि किंग्सले को खुद हर्षित ने ट्रेन किया था। किंग्सले ने मुक्का मारने के बाद नाइजेल की तरफ पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह सिल्विया के सामने रुका, ऊपर से उसे नीचे देखा और बोला, माफी मांगो। सभी की नजरें सिल्विया पर थीं। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके पक्ष में कुछ बोले। होराइजन ग्रुप सिर्फ 10 मिनट में वर्मा परिवार को मिटा सकता था, इसलिए सब चुप रहना ही बेहतर समझ रहे थे। लेकिन सिल्विया को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपना सिर उठाया और कहा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? जवाब में किंग्सले ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। सिल्विया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसका चेहरा लाल पड़ गया। धीरे धीरे उसकी नजर धुंधली होने लगी। माफी मांगो या मर जाओ, किंग्सले की खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी। रुको जनरल फेल्टन, प्लीज रहम करो। वर्मा परिवार के मुखिया कॉनर अपनी पत्नी के लिए खड़े होने पर मजबूर हो गए। उनके माथे पर गहरी शिकन थी, लेकिन अपने दिल में वह सिल्विया को कोस रहे थे। कितनी अदूरदर्शी औरत है! क्या उसे पता भी है कि वह किससे बात कर रही है? यह आदमी सबसे खतरनाक नहीं है, लेकिन जो इसका समर्थन कर रहा है वह खुद लॉर्ड चतुर्वेदी है। वह भगवान है, उसका हर चीज पर कंट्रोल है। सिल्विया जोर जोर से खांसने लगी। उसे लगा कि वह मौत के बहुत करीब है। धीरे धीरे उसकी चेतना गायब होने लगी। उसने किंग्सले की बांह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं माफी मांगूंगी। किंग्सले ने अपनी पकड़ ढीली की और सिल्विया जमीन पर गिर पड़ी। सिल्विया खांसते खांसते रो पड़ी। उसने नंदनी को देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। नंदनी ने घबराकर अपना सिर हिलाया और डर के मारे पीछे हट गई। अब तुम खुश हो? सिल्विया ने उससे पूछा। नंदनी ने जवाब दिया, मैं इन्हें और न ही लॉर्ड चतुर्वेदी को जानती हूं। सिल्विया का सिर झुक गया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा कि उसका घमंड बुरी तरह कुचल दिया गया है। कॉनर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जनरल फेल्टन, सिल्विया पर नरमी बरतने के लिए शुक्रिया। क्या आप हमारे साथ लंच करेंगे? किंग्सले ने ठंडे दिमाग से सबको देखा। फिर उसकी नजर नंदनी पर पड़ी। उसने कुछ सेकंड तक उसे घूरा और फिर बिना कुछ कहे पलटकर चल दिया। पीछे से उसकी गंभीर आवाज गूंजी, टाय हेवन के वर्मा परिवार, आप सभी अपना ध्यान रखें। अगर आपने दोबारा लॉर्ड चतुर्वेदी को नाराज किया तो हम पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। यह सुनते ही सभी की आंखें फटी रह गईं। भीड़ ने एक साथ हांफते हुए महसूस किया कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई है, लेकिन किसी को यह नहीं समझ आ रहा था कि उन्होंने हर्षित को नाराज कैसे कर दिया। किंग्सले के जाने के बाद सबने राहत की सांस ली। सिल्विया मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने नंदनी की तरफ तीखी नजर डालते हुए पूछा, क्या ये गिफ्ट होराइजन ग्रुप की तरफ से है? नंदनी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं होराइजन ग्रुप में किसी को नहीं जानती। एक बार फिर सबने राहत महसूस की। अगर नंदनी का होराइजन ग्रुप से कोई कनेक्शन होता तो यह उनके लिए अंतहीन मुसीबत बन सकता था। क्या अब तुम खुश हो? सिल्विया ने नंदनी से गुस्से में पूछा। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, मैंने तुमसे माफी मांगी है, क्या अब तुम खुश हो? नंदनी ने अपने होंठ काटे और एक शब्द भी नहीं बोली। कॉनर उछल पड़ा और बोला, बस। वर्मा परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ होने के नाते कॉनर की अभी भी हर बात में राय ली जाती थी। कॉनर की दहाड़ सुनकर किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि सिल्विया ने भी तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अचानक खून से लथपथ सूट पहने एक मोटा आदमी अंदर आया और घबराते हुए चिल्लाया, मिस्टर वर्मा, वर्मा मैनर की सुरक्षा करने वाले 32 स्नाइपर और 60 से ज्यादा गुप्त रक्षक मारे गए हैं।
दीवार पर खून से एक नोट लिखा हुआ है। इसके बाद उस आदमी ने अपना फोन निकाला और कॉनर को कुछ तस्वीरें दिखाईं। वास्तव में दीवार पर लिखा हुआ था, लॉर्ड चतुर्वेदी को पोलर्टन एस्टेट्स को वर्मा परिवार की कब्रगाह बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। कॉनर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, जैसा कि होराइजन ग्रुप से उम्मीद थी, बिना किसी को खबर हुए वे मेरे 100 से ज्यादा गार्ड्स को खत्म कर गए। नाइजेल का चेहरा भी डर और तनाव से भर गया था। पुनः प्राप्ति स्वीकृति पत्र देना, सिल्विया से माफी मंगवाना, 100 से ज्यादा गार्ड्स को खत्म करना और दीवार पर खूनी धमकी लिखना। होराइजन ग्रुप सिर्फ वर्मा परिवार को चेतावनी नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी ताकत दिखा रहा था। क्या आपने पोलर्टन में रहते हुए लॉर्ड चतुर्वेदी को नाराज किया था? कॉनर ने पूछा। नाइजेल का मूड खराब था, फिर भी उसने जवाब दिया, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले हैं। उसने सोचा और आगे कहा, शायद हमने उन्हें इनडायरेक्टली नाराज किया हो, जैसे जब हम पैरासाइट से निपट रहे थे। कॉनर ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हाँ, किंग्सले ने हमें वार्निंग दी थी कि कुछ मत करो। हो सकता है कि पैरासाइट से डील करना ही लॉर्ड चतुर्वेदी को गुस्सा दिला गया हो। होराइजन ग्रुप नंदिनी को नहीं जानता और वह लॉर्ड चतुर्वेदी को जानने के लिए काफी काबिल नहीं है। थोड़ा असहाय महसूस करते हुए नाइजेल ने कहा, मैं पैरासाइट से कम डील करने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं पोलर्टन जाने की फ्रीक्वेंसी भी कम कर दूंगा। लॉर्ड चतुर्वेदी का सामना करते वक्त कोई भी व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करेगा, लेकिन यह भी सच था कि बहुत कम लोग थे जो लॉर्ड चतुर्वेदी से टकराने की हिम्मत करते थे। उदाहरण के लिए, उन परिवारों के बेटे जो अंतिम चक्र तक पहुंच पाए थे, वे काफी साहसी माने जाते थे। लेकिन पोलर्टन में व्यापार का क्या होगा? सिल्विया ने पूछा। कॉनर ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, पोलर्टन में जमीन के सुधार का काम होने वाला है। यह प्रोजेक्ट हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट देगा। नंदिनी की दूरदर्शिता सही थी। मुझे लगता है नंदिनी को पोलर्टन के बिजनेस की देखभाल करनी चाहिए। होराइजन ग्रुप का नंदिनी से कोई बुरा इरादा नहीं लगता, इसलिए मुझे लगता है नंदिनी इस प्रोजेक्ट को संभालने की बेस्ट कैंडिडेट है। तुम क्या सोचती हो? बिल्कुल नहीं, सिल्विया ने फौरन जवाब दिया। मैं भी असहमत हूं। दूसरी आवाज नाइजेल की चचेरी बहन एलिसिया की थी। उसने कहा, इस वक्त पोलर्टन का बिजनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसे संभालने के लिए मैं सबसे उपयुक्त हूं। मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। एलिसिया ने जिस आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट का जिक्र किया, वह पूरा इंडस्ट्रियल चेन कवर करता था, जैसे कि नीम निर्माण, एक्सकेवेशन, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट वगैरह। मैं एक महिला हूं, इतना ही नहीं, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करना भी जानती हूं। यह कहते हुए एलिसिया ने अपने बालों में उंगलियां फिराईं और बोली, इसलिए बातचीत के लिए मैं बेस्ट चॉइस हूं। नंदिनी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुप रही। ठीक है, एलिसिया और नंदिनी मिलकर इस प्रोजेक्ट को संभालेंगी। कोई फालतू ड्रामा नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट को जीतने की पूरी कोशिश करो। नंदिनी, क्या तुम इस फैसले से सहमत हो? नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। नहीं मानूंगी। पापा, मम्मी, चलो। एलिसिया ने तब कहा, चिंता मत करो, मैंने विदेश में साइंस और टेक्नोलॉजी के एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। मुझे पता है मैं इसे अच्छे से हैंडल कर सकती हूं। नंदिनी, मेरे साथ आओ, कॉनर ने आदेश दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद नंदिनी कॉनर के पीछे पीछे चली गई। फिर वे एक शांत कमरे में पहुंचे। दुखी हो? कॉनर ने दोस्ताना लहजे में पूछा। नंदिनी ने जवाब दिया, खैर, यह कुछ भी नहीं है। प्लीज सिल्विया पर ध्यान मत दो, वह हमेशा ऐसे ही बिहेव करती है। शायद उसे उम्मीद है कि मैं जल्दी मर जाऊं। कॉनर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर वह बोला, लेकिन मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उसके पास येजर परिवार है जो उसका साथ देता है। माटेओ इस समय मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। वह मेरे बर्थडे पर भी नहीं आ सका, इसलिए हम उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकते। माटेओ वर्मा इस समय टेहेवन किंग है। वह कॉनर के सबसे बड़े बेटे और निगेल के पिता हैं। वैसे ये तुम्हें किसने दिया? कॉनर ने पूछा। किंग्सले, उसने इसे मेरी तरफ फेंक दिया। पहले तो मुझे लगा कि यह निगेल ने दिया है। सच में मैं उसे नहीं जानती और समझ नहीं पा रही कि उसने मुझे यह क्यों दिया। नंदिनी ने गहरी सांस ली। कॉनर मुस्कुराया और पूछताछ बंद कर दी।
जब तुम पोलर्टन वापस जाओगी तो वहां का बिजनेस मैनेज करना जारी रख सकती हो। बस एलिसिया को इग्नोर करना। तुम्हारी दूरदर्शिता अच्छी है और तुमने साबित किया है कि तुम सही हो। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे बारे में सही था। नंदिनी कुछ बोले बिना उसे घूरती रही। हमें खुद को प्रूव करना ही होगा जब हमारे पास अभी भी चांस है ना? कॉनर ने थोड़ी देर रुककर कहा, तुम्हें अपने एक्स हस्बैंड के सामने खुद को साबित करना होगा। यह सुनते ही उसके दिमाग में हर्षित की इमेजेस घूमने लगी। फिर उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं यह करूंगी। तुम जा सकती हो, कॉनर ने कहा। नंदिनी के जाने के बाद कॉनर गहरी सोच में डूब गया। किसी को पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। जब नंदिनी पोलर्टन लौटी तो शाम के 6 बज चुके थे। वह पहले से ही थकी हुई थी। इस बार टहेवन की ट्रिप किसी ड्रीम जैसी लग रही थी। अगर होराइजन ग्रुप न होता तो उसे बहुत दुख और अपमान सहना पड़ता। कुछ देर सोचने के बाद उसने हर्षित के दादा रेमंड से मिलने के लिए पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। इसके पहले उसने कुछ फल और गिफ्ट्स खरीदे। दादाजी, जैसे ही नंदिनी वार्ड में दाखिल हुई, उसने देखा कि रेमंड खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहे थे। वह इस समय बेहतर लग रहे थे। नंदिनी को आते देख वह मुस्कुराए और बोले, नंदिनी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज मिलने आओगी। यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें मेरी याद आई? रेमंड को देखते ही नंदिनी के अंदर उदासी की फीलिंग जाग उठी। उसने जवाब दिया, हां, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। रेमंड के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे देखते हुए उन्होंने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया या कुछ और? नंदिनी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हां। रेमंड ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, क्या तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करना चाहोगी? नंदिनी थोड़ी देर के लिए झिझकी। आखिरकार उसने वर्मा परिवार में अपने एक्सपीरियंस के बारे में रेमंड को बताने का फैसला किया। यह सुनकर रेमंड ने कहा, जो तुम्हें नहीं मारता वह तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक चैलेंज है। कॉनर सही है, तुम्हें इस चांस का इस्तेमाल खुद को प्रूव करने के लिए करना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि मैं इसे सही से मैनेज नहीं कर पाऊंगी, नंदिनी ने कहा, और उसकी आंखों में निराशा झलकने लगी। अगर तुम ट्राई नहीं करोगी तो कैसे पता चलेगा? रेमंड ने हंसते हुए कहा, जब तक तुम मेहनत करती रहोगी तुम्हें हमेशा वही मिलेगा जो तुम चाहती हो। कोई भी इंसान कई जनरेशंस के एफर्ट के एक्युमुलेशन को अकेले नहीं हरा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए एक वैल्यूएबल चांस होगा। अब तुम्हारे पास 100 साल पुराने अमीर परिवार का सपोर्ट है। नंदिनी ने रेमंड की गहरी आंखों में देखा। अचानक उसने उनकी नजरों में इंटेलिजेंस देखी। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या हर्षित हाल ही में यहां आया है? वह कैसा है? रेमंड ने जवाब दिया, ओह, वह अक्सर आता है। अकेले? नंदिनी ने आखिरकार पूछा। रेमंड हंस पड़े। बिल्कुल, वह और किसके साथ आएगा? नंदिनी को सुकून मिला और वह मुस्कुरा दी। तभी एक खूबसूरत औरत उनके पास आई। उसने टाइट गाउन पहना हुआ था जो उसके स्लिम बॉडी और कर्व्स को और हाईलाइट कर रहा था। उसके हाथ में खाने का कंटेनर था। जैसे ही उसने नंदिनी को देखा वह चौंक गई। तुरंत वह ठंडे इमोशंस के साथ रेमंड की ओर चली गई। रेमंड, तुम्हारा मशरूम सूप आ गया है। ये नोवियो हॉस्पिटल की प्रोफेसर हेमलता नायर थीं। नंदिनी की अनदेखी करते हुए उसने सूप रेमंड को पकड़ा दिया। रेमंड मुस्कुराए। तुम्हें मुझे हर रोज सूप भेजने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा काम डिले हो। हेमलता ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से जवाब दिया, कोई बात नहीं। जब तक मेरा कोई बड़ा ऑपरेशन न हो मैं इतनी बिजी नहीं रहती। रेमंड ने सूप का कंटेनर अपने हाथ में ले लिया। नंदिनी ने कहा, ठीक है रेमंड, अब मैं विदा लेती हूं। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुमसे फिर मिलूंगी। रेमंड ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। नंदिनी ने कमरे से बाहर जाने से पहले हेमलता को एक लंबी नजर से देखा। फिर वह भूपेंद्र की ओर बढ़ी। भूपेंद्र अभी भी हॉस्पिटल में था। वह वार्ड में फोन पर भर्ती संबंधी पोस्ट देख रहा था। जब उसने नंदिनी को फलों की टोकरी लेकर आते देखा तो वह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। मिसेस चतुर्वेदी, आप यहां हैं। जल्द ही उसे लगा कि उसे इस तरह से एड्रेस करना सही नहीं है। आखिरकार उसे पता था कि हर्षित और नंदिनी का तलाक हो चुका है। नंदिनी ने टोकरी एक तरफ रख दी। वह एक स्टूल लेकर बैठ गई।
क्या हर्षित हाल ही में यहां आया है? भूपेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन शायद वह अपने काम में बिजी था, इसलिए वह ज्यादा देर तक नहीं रुका। नंदनी चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है? पूछने के लिए थैंक यू मिसेस चतुर्वेदी। मैं काफी हद तक ठीक हो गया हूं। डॉक्टर शायद मुझे कुछ दिनों में हॉस्पिटल से छुट्टी दे देंगे, भूपेंद्र ने बताया। यह बढ़िया है। तुम्हें नई नौकरी ढूंढने की जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम पहले उनका इस्तेमाल कर सकते हो। नंदनी ने उसे एक बैंक कार्ड दिया। कार्ड में ज्यादा पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 30,000 के आसपास पैसे हैं। अगर यह तुम्हारे लिए काफी न हो तो मुझे फोन करना। यह ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, भूपेंद्र ने तुरंत मना कर दिया। बस ले लो। नंदनी ने कार्ड बेडसाइड टेबल पर रख दिया। इसके साथ ही भूपेंद्र ने उसे मना करना बंद कर दिया। आप इन दिनों कैसी हैं मिसेस चतुर्वेदी? उसने पूछा। मैं ठीक हूं, नंदनी ने जवाब दिया। आराम करो, अब मैं विदा लेती हूं। ठीक है। भूपेंद्र खड़ा हुआ और उसे वार्ड से बाहर ले गया। अचानक नंदनी ने एंट्रेंस पर रुककर कहा, अगर हर्षित यहां आए तो उससे कह देना कि जब वह गुस्सा न हो तो मुझे फोन करे। भूपेंद्र उसकी बातों से सरप्राइज हो गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, टेंशन मत लो मिसेस चतुर्वेदी। कुछ ही देर बाद नंदनी चली गई। भूपेंद्र ने उसके जाते हुए रूप को देखते हुए एक लंबी सांस ली। उसे भी पता था कि वह और हर्षित शायद ही कभी फिर से साथ आ पाएंगे। हालांकि वह हर्षित की असली पहचान नहीं जानता था, लेकिन वह समझता था कि हर्षित अब वैसा नहीं रहा जो पहले था। इसके अलावा उसके साथ लावण्या, हेमलता और रीना भी थीं। इसलिए नंदनी के लिए उनके बीच फिर से रोमांस जगाना मुश्किल होगा। नंदनी के जाने के तुरंत बाद हर्षित वार्ड में आ गया। हर्षित, भूपेंद्र ने मुंह खोला और कुछ कहना चाहा। मुझे पता है, नंदनी यहां थी, हर्षित ने शांत चेहरे के साथ कहा। उसकी आंखों में कोई फीलिंग नहीं थी। उसने आपसे फोन करने को कहा था, भूपेंद्र ने कहा। हर्षित ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, चलिए, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। कुछ दिनों बाद आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। क्या आपने सोचा है कि आप आगे क्या करने वाले हैं? भूपेंद्र ने सिर हिलाया। मुझे कुछ पता नहीं, हर्षित ने पूछा। क्या मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट दे सकता हूं? भूपेंद्र हैरान रह गया। कौन सा प्रोजेक्ट? यह प्रोजेक्ट इटर्निटी नाम का एक छोटा प्रोजेक्ट है। यह काम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आमतौर पर आपको हमारे साथ कोलैबोरेट करने वाले बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातचीत करनी होगी या बोली लगानी होगी। बेसिक सैलरी 10,000 है और हर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए कमीशन के रूप में रेवेन्यू का एक एक्स्ट्रा % भी मिलेगा। क्या सोचते हो? हर्षित ने पूछा। भूपेंद्र ने एक पल के लिए सोचा। ठीक है, क्या आपके पास इसके लिए कोई ट्रेनिंग मटेरियल है? हाँ, इसके बाद मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए किसी को भेजूंगा। वह प्रोजेक्ट कितना बड़ा है? इसमें कितना फंड है? भूपेंद्र ने पूछा। यह सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि तुम इसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो। हर्षित के जाने से पहले दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। तभी उसे टायसन का फोन आया। मिस्टर चतुर्वेदी, मुझे डर है कि अब मुझे ऑक्टागन सेक्ट में आपकी जरूरत पड़ सकती है। हालात थोड़े मुश्किल हो रहे हैं। ठीक है, मेरा इंतजार करो। हर्षित ने फोन रख दिया। इस बीच टायसन, जीशान और लुकास जैस्पर को ऑक्टागन सेक्ट में ले जा रहे थे। उन्होंने ऑक्टागन सेक्ट के हर एक व्यक्ति के सामने उसे मारने की प्लानिंग की थी। कार में जैस्पर ने मांग की कि उसे अपनी मां, दादा और चाचा को फोन करना है। स्वाभाविक रूप से जीशान को इससे डर नहीं था, इसलिए उसने जैस्पर को ऐसा करने दिया। आखिरकार जीशान को ऑक्टागन संप्रदाय के मेंबर की कोई परवाह नहीं थी। उस समय आकाश में पहले से ही अंधेरा छा चुका था। सभी इमारतें जगमगा रही थीं, जिसमें ऑक्टागन सेक्ट का बेस भी शामिल था। ऑक्टागन सेक्ट ने पोलटन के बाहरी इलाके में एक भूखंड खरीदा था। फिर उन्होंने उस पर एक मनोर बनाया जो उनके बेस के रूप में 8,000 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में फैला था। इसके अलावा उन्होंने एक मार्शल हॉल, भूमिगत मुक्केबाजी एरिया और कुत्तों के लिए एक फाइट रिंग की स्थापना की थी। तभी जीशान अपने सामने खड़े लोगों को घूर रहा था। उसके होठों के कोने पर थोड़ा खून लगा हुआ था। उसके सामने एक लंबा दाढ़ी वाला मांसल आदमी खड़ा था।
उसने सफेद कराटे की ड्रेस पहनी थी और वह 40 के दशक का लग रहा था। जीशान की ओर इशारा करते हुए उसने दहाड़ते हुए कहा, जेराडस कराटे की तुलना में आपकी वॉर आर्ट्स बेकार हैं। जीशान चुप रहा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उस आदमी की छाती पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर भी उस आदमी ने बचने की कोशिश नहीं की। वह वहीं खड़ा रहा और जीशान को मुक्का मारने दिया। धमाका! जीशान की मुट्ठी उसकी छाती पर लगी, जिससे तेज आवाज निकली। हालांकि वह आदमी पहाड़ की तरह मजबूत था। वह स्थिर खड़ा रहा। अगले ही पल उसने अपना बायां पैर जीशान की पिंडली पर रख दिया। दरार! जीशान का पैर एक अप्राकृतिक रूप में टूट गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसका चेहरा भयंकर हो गया और दर्द से कराह उठा। उसके माथे पर पसीने की हल्की चमक दिखाई दी और उसने अपने दांत भींच लिए। उस मांसल आदमी ने उसके बाल पकड़े और उसके चेहरे पर घुटने से लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। वह अपने अटैक में निर्दयी था। जय ने लगभग 5 से 6 मीटर तक उड़ता रहा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। वह असहाय होकर खून खांसने लगा और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। पोलर्टन के 5 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक, तुम तो बस एक कूड़ा कचरा हो, उस बलिष्ठ आदमी ने टूटी फूटी छानी भाषा में गाली दी। आप कौन हैं? लुकास ने ठंडे स्वर में पूछा। उस आदमी की पत्नी, जो जैस्पर की मां भी थी, पोलर्टन शाखा के कराटे एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। हालांकि लुकास ने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। वह निश्चित रूप से जेराडस में कोई नामहीन व्यक्ति नहीं है। वह बलिष्ठ व्यक्ति लुकास की ओर अजीब निगाहों से देखने लगा। वह खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर श्रेष्ठता का भाव था। मैं कौन हूं? उन्होंने आगे कहा, बाद में कोई आपको इसके बारे में बताएगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक बुजुर्ग अपनी फाइटिंग ड्रेस में बाहर आया। उसने जो भी कदम उठाया, उसके पीछे उसकी कई छवियां बनी। 1 सेकंड के भीतर उसने अपना हाथ उठाया और टायसन के कंधे पर मारा। फिर उसने जैस्पर को उठाया और एक तरफ चला गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति 70 साल का लग रहा था। उसके बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे। उसकी हर हरकत शानदार थी। टायसन का पूरा हाथ सुन्न हो गया था और वह हैरानी से उस बुजुर्ग की ओर देखने लगा। वह जैस्पर के नाना और ऑक्टागन संप्रदाय के प्रमुख टाइटस मॉरिस हैं। वह शायद ही कभी लड़ता है, इसलिए मुझे कभी नहीं पता था कि वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का टाइम भी नहीं था और मैंने लगभग अपना दाहिना हाथ खो दिया। अष्टकोणीय संप्रदाय में मेरे पोते को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टाइटस ने ठंडे स्वर में कहा। टाइटस को पकड़ते हुए जैस्पर ने रोते हुए कहा, दादाजी, मैं लगभग मर ही गया। मैं बहुत डर गया हूं। क्या आप उन सभी को मार सकते हैं? जीशान, टायसन और लुकास का दिल डूब गया। मूलतः ऑक्टागन सेक्ट में जैस्पर को मारना तीनों के लिए आसान होगा और यहां तक कि टाइटस भी उनके संयुक्त अटैक से बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि एक कराटे एक्सपर्ट जिसने जेराडस कराटे सीखा था, अचानक ऑक्टागन संप्रदाय में प्रकट हुआ। वह बहुत बलिष्ठ था, जिससे उसके अटैक की तीव्रता और ताकत बढ़ जाती थी। जैस्पर के सिर पर हाथ फेरते हुए टाइटस ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, अब और मत रोना, मैं यहां हूं, सब ठीक हो जाएगा। टाइटस ने फिर मानव सिरों से भरे थैले को देखा और उसे खोलने के लिए आगे बढ़ा। तुरंत ही उसने एक भयानक दृश्य देखा। सभी पीड़ितों की आंखें खुली हुई थीं और उनके माथे के बीच में एक कील लगी हुई थी। आप चाहते हैं कि मैं प्रत्येक सिर के लिए 10 लाख का भुगतान करूं, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप अष्टकोणीय संप्रदाय को मिटा देंगे? टाइटस ने पूछा, जैसे उसकी आंखों में बर्फीली चमक दिखाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मूंछों वाले उस मोटे आदमी ने गुस्से से घूरा, क्योंकि उन 15 में से 7 सिर जेराडस कराटे फाइटर्स के थे। जैस्पर ने चुटकी लेते हुए कहा, हर्षित चतुर्वेदी ने यह ऑर्डर दिया था। टाइटस ने गुस्से में कहा, हर्षित को कॉल करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, लेकिन अगर मैं उसे 1 घंटे में नहीं देख पाया तो मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। टायसन, लुकास और जीशान ने एक दूसरे को देखा। अचानक टाइटस ने लुकास की ओर मुड़कर पूछा, लुकास, तुम्हें क्या हो गया है? जैस्पर तुम्हारा बेटा है। जैस्पर ने उपहास करते हुए कहा,
वो मुझे अपने बेटे की तरह नहीं देखता। जब हर्षित मुझे मारना चाहता था तब उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सिर्फ घुटनों के बल बैठकर हर्षित से माफी मांगी और कहा कि वो मुझे जो चाहे सजा दे सकता है। क्या यह सच है लुकास? टाइटस ने पूछा। आह भरते हुए लुकास ने माना, यह ऑक्टागन संप्रदाय की भलाई के लिए था। यह बकवास है, तुम तो कायर हो, एक बेकार कायर, जैस्पर गुस्से में चिल्लाया। तभी ऊंची हील्स की क्लिक क्लिक आवाज सभी के कानों में पड़ी और एक मिड एज महिला तेजी से आगे बढ़ी। हालांकि वो 40 की लग रही थी, फिर भी वो खूबसूरत और करिश्माई थी। उसने मेकअप की मोटी लेयर और स्किन कलर के स्टॉकिंग्स पहने थे, जिससे उसकी लंबी टांगें दिख रही थीं। उसे देखकर लुकास ने असहजता से अपनी नजरें फेर लीं। यह महिला पोलर्टन ब्रांच की कराटे एसोसिएशन की प्रेसिडेंट चार्लोट मॉरिस थी। जैस्पर, क्या हुआ? उसने पूछा और उसकी ओर दौड़ी। उसने ध्यान से उसके शरीर पर चोटों की जांच की। चोट न देखकर उसने राहत की सांस ली। जैस्पर रोते हुए बोला, मां, मैं लगभग मर गया था। पापा मुझे मारना चाहते थे। लुकास एल्बी मुझे मारना चाहता था। रो मत जेस, रो मत। चार्लोट ने उसे संभालते हुए लुकास को घूरा। लुकास, क्या तुम पागल हो? मेरा भरोसा करो, ये तुम्हारे ही भले के लिए है, लुकास ने सीरियसली कहा। मेरे भले के लिए? चार्लोट ने भौहें चढ़ाई और लुकास पर उंगली उठाई। इसीलिए तुम जैस्पर को मारना चाहते थे? लुकास चुप रहा। चार्लोट ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन फिर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलकर एक उपहासपूर्ण मुस्कान में बदल गया। मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम असल में क्या हो। शुक्र है जैस्पर तुम्हारा बेटा नहीं है। लुकास बुरी तरह कांपने लगा। उसने बड़ी आंखों से चार्लोट और जैस्पर को देखा। हैरानी की बात यह थी कि जैस्पर के चेहरे पर कोई सरप्राइज का एक्सप्रेशन नहीं था। वो मोटा आदमी हंसते हुए बोला और चार्लोट के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी शर्ट में हाथ डालकर उसकी छाती सहलाई। क्या तुमने अभी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं? अब सुनो, मैं जैस्पर का बायोलॉजिकल फादर हूं। मैं 10वीं जेरार्ड्स कराटे कंपटीशन का विनर हूं, यूसुफ पार्कर। और हां, मैं तुम्हारी वाइफ के साथ सो चुका हूं। मुझे कहना होगा वो बहुत अच्छी है। हालांकि वहां कई लोग थे, फिर भी चार्लोट ने कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाया, बल्कि उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन था। यहां तक कि टाइटस को भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ और वह सीधे सामने देखने लगा। तुरंत लुकास की आंखें लाल हो गईं। चार्लोट मॉरिस, वह गुर्राया, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतने सालों से तुम्हें पसंद करती थी? यूसुफ ही वह है जिसे मैं प्यार करती हूं, क्योंकि वह तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है, चार्लोट ने हंसते हुए कहा। जीशान और टायसन ने लुकास को दया से देखा, क्योंकि लुकास को छोड़कर हर कोई जानता था कि जैस्पर वास्तव में यूसुफ का बेटा था। तुम बहुत घटिया औरत हो, लुकास ने दांत पीसते हुए उंगलियां भींच लीं। सच कहूं तो तुमसे शादी करने से पहले ही मैं यूसुफ के साथ थी, चार्लोट ने बड़ी ही आसानी से कहा। मुस्कुराते हुए यूसुफ ने चार्लोट को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके नितंबों को थपथपाया। चार्लोट ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें याद है कि तुम अपनी शादी की रात नशे में थे? हमने पूरी रात प्यार किया जबकि तुम मुर्दों की तरह सोते रहे। ऐसा लगता है कि तुम कमजोर हो, ठीक तुम्हारे देश की तरह। तुम्हारे देश के सभी पुरुष एक जैसे हैं। तुम सभी केवल कमजोरों को ही धमकाने की हिम्मत करते हो। कोई भी औरत ऐसे आदमी को पसंद नहीं करेगी, यूसुफ ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। अपने गुस्से को और कंट्रोल न कर पाने के कारण लुकास चार्लोट की ओर दौड़ा और उसकी तरफ जानलेवा चमक के साथ मुट्ठी तान दी। यूसुफ ने तुरंत चार्लोट को अपने पीछे खींच लिया और अपने दाहिने हाथ से लुकास की मुट्ठी इतनी जोर से पकड़ ली कि उसकी आस्तीन फट गई। उसी समय उसने अपनी कोहनी लुकास की कनपटी पर तान दी। अगर यूसुफ की कोहनी सचमुच लुकास को लगी होती तो लुकास का सिर फट गया होता, लेकिन टायसन अचानक एक इंपॉर्टेंट मोमेंट पर लड़ाई में कूद पड़ा और उसने अपनी कोहनी से यूसुफ के घातक प्रहार को भी रोक दिया। टायसन की कोहनी टूट गई और वह कुछ मीटर दूर जा गिरा। इससे पहले कि लुकास कुछ समझ पाता, यूसुफ ने उसकी छाती पर एक और लात मारी और लुकास उछलकर दीवार से जा टकराया। दीवार पर तुरंत एक दरार आ गई। तुम दोनों अपने आप को जोकर बना रहे हो, यूसुफ ने संगमरमर की दीवार पर अपनी कोहनी पटकने से पहले चिल्लाया। दीवार में एक बड़ा छेद हो गया और छोटे छोटे पत्थर फर्श पर लुढ़कने लगे।
क्या तुम्हारा दिमाग इस संगमरमर की दीवार जितना सख्त है? जीशान ने खून से मिली हुई लार थूक दी और यूसुफ को ठंडी नजरों से देखने लगा। लुकास के पास जाकर जैस्पर ने उसके बाल पकड़ लिए और मजाक करते हुए कहा, अब तुम मुझे कैसे मारोगे? लुकास की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे की नसें उभर आईं। वह जैस्पर को जानलेवा नजरों से देख रहा था। अभी मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझेगा। जिस बेटे को मैंने 20 साल से ज्यादा समय तक बड़ी मेहनत से पाला है, वह असल में किसी और का है। लेकिन जिस शख्स को मैं सबसे ज्यादा मारना चाहता हूं, वह मेरी बीवी है। वो हमेशा से मुझे धोखा देती रही है और अब मेरे सामने उस विदेशी के साथ फ्लर्ट कर रही है। मुझे तुम्हें होटल में ही मार देना चाहिए था, लुकास ने धीरे धीरे कहा। उसकी बातें सुनकर शार्लोट आगे बढ़ी और अपनी हील्स से लुकास पर चढ़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम बेकार के कायर हो, तुम मुझे घिनौने लगते हो। यूसुफ भी वहां आया और लुकास को घूरने लगा। हर्षित को बुलाओ, अब भी बुलाओ, मैं उसे मार डालूंगा और फिर मैं तुम्हारी बीवी के साथ खेलूंगा। यूसुफ के चेहरे पर अहंकार, उपहास और तिरस्कार साफ दिख रहा था, क्योंकि वह लुकास पर अपनी श्रेष्ठता दिखा रहा था। लुकास ने चार्लोट को देखा और पूछा, क्यों? यद्यपि उनकी एक नाजायज बेटी थी, फिर भी उन्होंने चार्लोट के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उसकी हर डिमांड को पूरा किया। तुम्हारी तुलना यूसुफ से कैसे हो सकती है? वह जेराडस से है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका दर्जा तुमसे ऊंचा है। यूसुफ ने चार्लोट का जवाब सुनकर खुशी से हंस दिया। क्या तुमने सुना? मेरा दर्जा तुमसे ऊंचा है। क्या उसने पहले भी तुम्हें खुश किया है? मुझे यकीन है कि इसका जवाब नहीं होगा, लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा किया है, उसने बेरुखी से कहा। लुकास ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसके दिमाग में जानलेवा ख्याल भरने लगे। समय बर्बाद करना बंद करो और हर्षित को यहां बुलाओ। मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने के लिए मैं खुद उसे मार डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह कहे कि एक सिर की कीमत 10 लाख है? तभी दरवाजे की ओर से कदमों की धीमी आवाज आई। मैंने अब अपना विचार बदल दिया है। अब एक सिर की कीमत 10 मिलियन है। तुम्हारा सिर इसमें शामिल नहीं है, एक भावहीन आवाज सुनाई दी। यूसुफ ने अपनी पीठ सीधी की और दरवाजे की ओर देखा। जीशान, टायसन और लुकास एक पल के लिए चौंक गए, फिर उनके चेहरों पर शर्म के भाव उभर आए। आखिरकार वे पोलर्टन में सबसे पावरफुल लोग थे, लेकिन उस दिन ऑक्टागन संप्रदाय ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। हर्षित काले रंग का सूट और सफेद शर्ट पहने हुए अंदर आया। चूंकि वह अच्छी कदकाठी का था और उसके कपड़े भी अच्छे से फिट थे, इसलिए वह लंबा और प्रभावशाली दिख रहा था। तुम मौत को क्यों इनवाइट कर रहे हो? हर्षित ने शांति से पूछा। जैस्पर ने अपनी आंखों में एक क्रूर चमक के साथ हर्षित को घूरा और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही है दादाजी, इसे मार डालो। आप हर्षित चतुर्वेदी हैं? चार्लोट ने गुस्से से पूछा। भावशून्य चेहरे के साथ हर्षित ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी नजरें जीशान, टायसन और लुकास की ओर घुमाईं। तीनों ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। हर्षित की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या तुम जानते हो जैस्पर कौन है? वह मेरा बेटा है और मैं पोलर्टन शाखा के जेराडस कराटे एसोसिएशन की अध्यक्ष हूं। जब तुमने जैस्पर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचा? चार्लोट ने चिल्लाते हुए कहा। टाइटस ने भी कहा, ऐसा लगता है कि ऑक्टागन सेक्ट इन सालों में शांतिपूर्वक व्यापार कर रहा था और लड़ाई झगड़ों में शामिल नहीं हुआ, इसलिए तुम जैसे छोटे लोग हमारी ताकत भूल गए। आज चाहे तुम कोई भी हो और तुम्हारा सपोर्ट कौन कर रहा हो, तुम्हें मरना ही होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, हर्षित ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा। टाइटस ने नाक सिकोड़ी और एक बार फिर अपनी अजीबोगरीब फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक पल में वह हर्षित के सामने प्रकट हुआ, पीछे कई तरह की छवियां छोड़ते हुए, और उसने हर्षित की दिशा में खंजर घोंप दिया। उसकी स्पीड बिजली की तरह तेज थी। यूसुफ ने हंसते हुए सोचा कि हर्षित को चाकू मार दिया जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि हर्षित ने अपनी उंगलियों से चाकू को जकड़ लिया है, तो उसकी आंखें अचानक चौंक कर फैल गईं। अपनी उंगली को हल्का सा मोड़ते ही ब्लेड टूट गया। फिर हर्षित ने टाइटस का दाहिना हाथ पकड़ा और उसे उसके शरीर से अलग कर दिया। आह! टाइटस दर्द से चिल्लाया जब वह फर्श पर गिर गया। उसका हाथ अभी भी हर्षित के हाथों में था।
हर्षित ने अपना हाथ जमीन पर पटक दिया और घोषणा की, 100 मिलियन या मैं तुम्हें मार डालूंगा। यद्यपि उसकी आवाज एक रस थी, फिर भी उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस बीच जीशान और अन्य लोग रोमांचित थे। लॉर्ड चतुर्वेदी से जैसी उम्मीद थी